नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रुत प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से शानदार से बेहतरीन से यूट्यूब चैनल RWA ट्यूशन क्लासेस पर। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए स्वागत करते हैं सभी प्यारे साथियों का। मनोज, प्रशांत, भूमि, आकांक्षा, समीर, वीरू, सुरभि, अनुराग मिश्रा, सानू पांडे, राजकुमार अलादीन, नीट मेडिको, अनुराग मिश्रा, आर्यन पंडित, एटीट्यूड गर्ल, क्वीन रूही, सानू पांडे, आनंद तिवारी, कपिल कुमार, आंचल विश्वकर्मा, हमजा अहमद, धीरज कुमार, पवन कुमार, मनीष, ईसा शर्मा, नरेश, धीरज। चलिए सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत मैं शानदार तरीके से स्वागत करता हूं। ठीक है, तो अब साथी कमेंट करके बताएंगे किस किस ने कल की क्लास का रिवीजन किया था। किस किस मेरे प्यारे साथी ने कल की क्लास का रिवीजन किया था, बस मुझे इतना बता दो जल्दी से शानदार तरीके से। ठीक है, बिल्कुल ठीक, ओके साथी, गजब तरीके से। हाँ जी, ओके साथी। तो देखिए साथी, अब बहुत बहुत प्यार के साथ मैं आपको बता देता हूं जी, आपका जो बैच था बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर हिंदी माध्यम से नीट का बैच लाया जाए, क्योंकि हिंदी माध्यम से बहुत कम फैसिलिटी है। ठीक है, हिंदी माध्यम से नीट वाले बच्चों के लिए। अच्छा जी, तो RWA उसी चीज को देखते हुए, आपकी डिमांड को देखते हुए प्रारंभ नीट हिंदी मीडियम 2025 बैच ला चुका है, जिसकी एक एक डेमो क्लास स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, एक एक डेमो क्लास हो गई है। अच्छा जी, तो आपके बैच का नाम क्या है साथ, इस बात को ध्यान रखना जी, प्रारंभ नीट हिंदी मीडियम 2025, हिंदी मीडियम 2025। ओके, जिसमें हमने चैप्टर 1, जिसकी आज डेमो 2 क्लास है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, हमने स्टार्ट कर दिया था। वैद्युत आवेश आपका टॉपिक चल रहा है जी, पार्ट 2, इट मीन डेमो 2 है जी। ये बात तो ठीक है जी साथी। ओके जी, बहुत बहुत शानदार तरीके से अभी हम चार्ज के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब साथी अगर मैं आपसे बात करूं जी आपके बैच का, आपकी बैच की जो कितनी भी क्लास है उसका टाइम क्या है, जो आपके बैच की क्लास है उसका टाइम क्या है। अच्छा जी, तो साथ ही मैं आपको बता देता हूं जी सबसे पहले, सबसे पहले आपकी फिजिक्स की क्लास होगी 4 बजे। इतनी बात तो ठीक है जी। चलिए, तो ध्यान रखना साथी, बात को प्यार के साथ फील करना। सबसे पहले आपकी फिजिक्स की क्लास होगी 4 बजे, केमिस्ट्री क्लास होगी 6 बजे, बायोलॉजी क्लास होगी 7 बजे। रजिस्ट्रेशन आपके 10 जुलाई से शुरू हो गए थे, रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई से शुरू हो गए थे, और क्लास आपकी 15 जुलाई यानी कि कल से शुरू हो गई थी, और एक एक डेमो आपका हो चुका है। ठीक है, तो सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि किसी भी बच्चे को टाइम से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, वरना आप बाद में बच्चा टाइम कर करके, ठीक है, बच्चा तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, अब साथी कहूंगा, क्योंकि आप हो सकता है एक आध मेरे से बड़ा भी हो कोई। ठीक है, या बिल्कुल मेरे साथ के मान सकते हो, तो मैं साथी कहूंगा। ठीक है, और बच्चे का मतलब भाई मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। चलिए, तो छोटे भाई बहनों को भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, इस बात में आप कोई भी वो ना करने। ठीक है, ओके जी। तो एक बार साथी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी साथी, बहुत बहुत शानदार गजब तरीके से, बिल्कुल ठीक है। ओके सर, बेसिक कैलकुलेशन, तो साथी मैं आपको पहले ही बता दूं जो बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो है उसकी मैं एक स्पेशल सीरीज लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आपको किसी को भी नहीं घबराना, मेरा वादा है आपसे। अगर आप कहेंगे सर जी बेसिक कैलकुलेशन, भैया मैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, ठीक है, और लॉग वाले सब कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, सब A to Z। बट उसकी मैं स्पेशल सीरीज लेकर आऊंगा, तो कुछ स्पेशल तो हो। अब ये आपके टॉपिक स्टार्ट हो गए तो आप टॉपिक को पढ़ते रहो, आपकी स्पेशल सीरीज बेसिक कैलकुलेशन की अलग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपका सिलेबस भी चलता रहे और जो बेसिक कैलकुलेशन की सीरीज है वो भी चलती रहे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी। तो कोई भी इस बात में कंफ्यूज मत होना कि सर हमारी बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो कब आएंगी। ठीक है, जो हमें न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेंगी। क्वेश्चंस भी बनते हैं, वास्तव में क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ओके साथी, ओके जी, तो बिल्कुल शानदार तरीके से देखिए। अब मैं आपसे कहूंगा
कि बैच में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खास है, ठीक है, क्या इसका प्राइस है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो देखो आपको अपने बैच का नाम तो बहुत अब आपके दिल पर आ गया होगा, ठीक है। क्या है बैच का नाम? प्रारंभ नीट हिंदी 2025। फीचर्स: लाइव क्लास, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम, वही टीम जो एमबीबीएस संभव बैच में पढ़ा रही थी, ठीक है, वही टीम जो ओनली एमसीक्यू के दम पर बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन, मैं यूं कहूं कि बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी ओनली उस बैच से दिलवा दिए थे, ओनली एमसीक्यू वाले, ठीक है, बिल्कुल ठीक। पीवाईक्यू जो मैंने आपको चलाए थे, पीवाईक्यू सीरीज जो चलाई थी, ठीक, जो हमारी टीम ने पीवाईक्यू सीरीज कराई थी, ओनली पीवाईक्यू सीरीज मात्र 1-1.5 महीने के अंदर अंदर बहुत शानदार स्कोर आपका करवाया था, ठीक है, ठीक है जी। ओके, अब साथ ही हम बात करेंगे जी किसकी, कूपन कोड। देखो 999 इसका प्राइस कट करके 30% डिस्काउंट आपको दे दिया है, ठीक है जी। 30% डिस्काउंट होने के बाद तो कूपन कोड क्या है? नीट 30। कूपन कोड क्या है जी? नीट 30। अच्छा जी, तो आपका जो प्राइस होगा बैच का वो 699 होगा। और ये ऑफर कब तक के लिए है? ये ऑफर है 10 जुलाई से 17 जुलाई तक। ये ऑफर कब तक के लिए? 17 जुलाई तक। ओके, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। और ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई से शुरू हो गए थे और 15 जुलाई तक, 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो गया है। अच्छा, तो ये आपका RW ट्यूशन क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर है। किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है बैच लेने से रिलेटेड किसी भी प्रकार की, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इतनी बात ठीक है जी, तो आप साथी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक। ओके, हाँ जी मनु मिश्रा, अभी पेशेंस रखें, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, तो अब अगर बात करें जी कोर्स को कैसे परचेस करना है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोर्स को कैसे परचेस करना है तो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन पर RWA या RWA, ध्यान सुनना, RWA या रोजगार विद अंकित सर्च करके आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। आप किस पर? ध्यान से सुनना जी, प्ले स्टोर पर RWA या रोजगार विद अंकित सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस होगा रजिस्ट्रेशन के बाद। अच्छा, तो आप जाओगे जी इस प्रारंभ नीट हिंदी 2025 बैच पर और यहां पर आ जाएगा बाय नाउ, ठीक है। कूपन कोड लगा दोगे तो आपको ऑफर मिल जाएगा, ठीक है जी। 30% मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो यहाँ पर, तो जी ये रहा बैच का कितना प्राइस है? 999। अप्लाई कूपन, अप्लाई कूपन, कूपन कोड क्या है? नीट 30। अप्लाई करने के बाद आपको बैच 999 का है, डिस्काउंट कितना मिल जाएगा? 300, तो 699 हो जाएगा, 30% ऑफ हो जाएगा जी। ओके, तो पे नाउ पर क्लिक करके या पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप बैच को परचेस कर लेंगे, ठीक है जी। ओके साथी, तो अब आगे आ जाते हैं जी, अपने सिलेबस को एक बार देखेंगे सभी साथी, एक बार सभी साथी अपने सिलेबस को देख लेंगे जी। ये है साथी यूनिट वाइज, ये जो सिलेबस है आपका ये है यूनिट वाइज, ठीक है। ये सिलेबस साथी कैसा है जी आपका? यूनिट वाइज। ओके, ठीक साथी, ये सिलेबस है जी आपका यूनिट वाइज, ठीक माय डियर, बिल्कुल ठीक है। तो ये सिलेबस है साथी आपका यूनिट वाइज। इसको थोड़ा नीचे कर देते, देखिएगा ये चैप्टर सिलेबस आपका यूनिट वाइज। पहली यूनिट है भौतिकी एवं मापन, गतिकी, गतिकी के नियम, ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ठीक है, घूर्णन गति, गुरुत्वाकर्षण, ठोस एवं तरल पदार्थ के गुण, उष्मा गतिकी, गैसों का गतिज सिद्धांत। कल हमारे टाइपिस्ट मास्टर ने ये दोनों यूनिट मिक्स कर दी थी, मर्ज कर दी थी, ध्यान से सुनना, हमारे टाइपिस्ट मास्टर ने ये दोनों यूनिट कल मर्ज कर दी थी, ठीक। और एक ये वाली और एक ये वाली दोनों यूनिट मर्ज कर दी थी। टोटल आपकी 20 यूनिट है, कितनी? 20। इस बात को ध्यान से देखेंगे, टोटल यूनिट कितनी है आपकी? टोटल 20 है, ठीक है, इतनी बात समझो। ओके, उसके बाद यहां आने के बाद ये कौन सी यूनिट आपकी? 11th वाली। यहां से आपका हो जाता है 12th वाला सिलेबस स्टार्ट। कब का? 12th वाला सिलेबस यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं आपसे बात कहूंगा बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। नितिन यादव सर, मजा आ गया, गजब पढ़ाते, धन्यवाद। सुनो, विद्युत स्थितिकी, विद्युत धारा और चुंबकत्व के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, इस बात को समझेंगे।
अच्छा, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाशिकी, पदार्थ और विकिरण की द्वितीय प्रकृति, परमाणु और नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्रायोगिक कौशल। ठीक है, तो एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको ये एनालिसिस रहे, ताकि आपको ये पता रहे कि हमें कितना सिलेबस कवर करना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ आपको यह पता होना जरूरी है कि आपको कितना सिलेबस पढ़ना है और कितना सिलेबस नहीं पढ़ना। ठीक है, आपको कितना सिलेबस पढ़ना है और कितना सिलेबस नहीं पढ़ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो पिछली बार ये बोल रहे थे कि भैया ये एनटीए ने कट कर दिए हैं या ये आपके पेपर में नहीं आएंगे, बट वो मैंने टॉपिक कराए थे और उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, कमाल की बात ये, सुनना ध्यान से, इस बात को ध्यान रखना, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं वास्तव में जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, और बोल दिया जाता है कि ये सिलेबस में नहीं है, कि अब ये सिलेबस में नहीं है तो पेपर में नहीं आएंगे। बट उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार पढ़ लेना इसलिए जरूरी होता है, कहीं एग्जाम में आ जाए तो हम उन टॉपिक्स को पेपर में कर सकें। और ऐसे कुछ टॉपिक थे जो ये बोला जा रहा था, ये बोल रहे थे आप सब भी कि सर ये टॉपिक कट गए हैं, बट मैंने कराए थे, बट वो एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करेंगे साथी बात मेरी समझ गए होंगे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे पढ़ लेने चाहिए, बेशक सिलेबस में हो या नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करेंगे बात मेरी समझ में आ गई होगी आप सभी को। चलिए जी, ये 3 डेमो क्लास आपकी यूट्यूब पर रहेंगी। ठीक है, ओके जी, तो एक बार लो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं भैया स्क्रीन से हट जाता हूँ, भाई बोल रहे हैं सर जी स्क्रीन से हटना जरूरी है, तो भैया मैं हट गया स्क्रीन से। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं अब आगे चलूं। ओके, देखिएगा जी। अब साथी अगर मैं आपसे ये कहूं कि जी ये जो आपका सिलेबस है वो है चैप्टर वाइज, कौन सा? ये साथी आपका जो सिलेबस है ये है जी चैप्टर वाइज। ओके, तो हम जरा चैप्टर वाइज सिलेबस को भी देख लेते हैं। मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस कराऊंगा, चैप्टर वाइज टॉपिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान रखना सभी साथी, मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ही हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, इतनी बात तो ठीक है। ओके, चलिए जी। ओके, तो भैया ये है जी आपका मात्रक एवं मापन, सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कणों के निकाय तथा घूर्णन गति, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इतनी बात ठीक। ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण, द्रव्य के तापीय गुण, उष्मा गति की, अणुगति सिद्धांत, दोलन और तरंगे। ये है आपका 11th वाला। ये टॉपिक आपने कौन कब पढ़ा था? ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। बट कोई नहीं, आपकी 11th खराब है, मैं मानता हूं जी 11th के आपने टॉपिक नहीं पढ़े या आप अपने टाइम पे 11th में नहीं पढ़ाई आपने ढंग से करी, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा और एक शानदार लेवल तक उसको पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस की बहुत शानदार शानदार प्रैक्टिस की जाएगी, PYQs भी कराए जाएंगे, आपको क्वेश्चंस का लेवल दिखाया जाएगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि पेपर किस तरह से पूछा जाता है, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बस इस बात को ध्यान रखना, पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी एक वीडियो लेकर आऊंगा जी, फिजिक्स में कितना सिलेबस होता है, कितने मिनट मिलते हैं, सारा मैं आपको A to Z बताऊंगा। ठीक है, चलो तो भैया आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ जल्दी। ठीक है, मैं बोर्ड के सामने से भैया हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी साथी जल्दी। हाँ जी, सीन 2 लगा सकते हैं, बिल्कुल सीन 2 लगा सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक साथी, अब आगे पहुंचेंगे साथी बहुत शानदार तरीके से। ठीक है जी, देखिएगा आप। ठीक भाई, तो साइलेंट पे लगा देना। ओके, तो अब साथी देखो, ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये हैं जी 12th वाले। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रेरण। ठीक है जी, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी अंत, तरंग प्रकाशिकी, विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, परमाणु, नाभिक और अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। ठीक है,
तो अब प्यारे साथी इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आपको ये पता होना चाहिए बार बार कि हाँ जी हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, ये लीजिए, बिल्कुल ठीक। चलो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके साथी, आ जाओ भैया, अब टॉपिक पर पहुंचते हैं। देखिएगा जी, अगर साथी मैं आपसे ये कह दूं, मैंने आपसे कहा था, अभी मैंने आपको आवेशन की विधियां नहीं पढ़ाई हैं, आवेशन की विधियां पढ़ाएंगे भी आगे। अभी तो बस मैं ये बता रहा हूं चार्ज क्या है, चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने ये कहा कि भैया जो आवेशों का स्थानांतरण होता है, या कोई भी वस्तु जो आवेशित होती है, वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से होती है। ठीक है, ये LHS इज इक्वल टू RHS जरूर कर देना। ठीक है, ओके। तो अब एक बात सुनो ध्यान से, आवेशों का जो स्थानांतरण होता है, या मैं यूं कहूं कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, चार्ज इज ट्रांसफर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं अगर आपसे बहुत शानदार तरीके से बात करूंगा, ध्यान से, ठीक है जी, ठीक, ओके। तो अब देखो ध्यान सुनो, अगर मैं आपसे ये कहूं, ठीक है सर आपने बोल दिया जी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से क्या होता है जी, किसी भी बॉडी पर चार्ज आता है, किसी भी बॉडी पर चार्ज आता है। ठीक है, ये लो साथी, ओके। तो आपने कहा सर जी किसी भी बॉडी पर चार्ज, किसी भी बॉडी पर चार्ज या किसी बॉडी पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से आ सकता है, या मैं ये कहूंगा जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने की वजह से ही आता है। ओके, ठीक है, ओके जी। अब देखो ध्यान सुनना, मैं ये कह रहा हूं साथी, कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु वो एटम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, संसार की कोई भी वस्तु एटम से मिलकर बनी होती है, कोई भी चीज हो वो एटम से मिलकर बनी होती है। ओके, अब उस एटम के बिल्कुल मिड में, मतलब बीच में क्या होता है, नाभिक। क्या होता है साथी, नाभिक। और उस नाभिक के अंदर क्या होते हैं, उस नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं बोल रहा हूं जी यहां पर दो प्रोटॉन है। ठीक है, मैंने बोला जी ये नाभिक है, ये मैंने आपके सामने कोई एटम ले लिया, परमाणु ले लिया। ठीक है जी, तो साथी ये उसका क्या है जी, नाभिक, और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या बोलेंगे जी, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपने कहा सर जी नाभिक है, ये ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, आपने कहा सर जी इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जिनको हम न्यूक्लॉन भी कहते हैं। ध्यान से सुनना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिनको हम न्यूक्लॉन कहते हैं, न्यूक्लॉन्स। ओके, अच्छा जी, तो मैंने बोल दिया जी ये दो प्रोटॉन है, इसके अंदर दो प्रोटॉन है, इस नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन है भैया, न्यूट्रॉन भी होंगे बट वो उदासीन होते हैं, इसलिए मैंने यहां पर न्यूट्रॉन को दिखाया नहीं है। ठीक, तो प्रोटॉन कैसा होता है जी, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये साथी कैसे होते हैं जी, ये उदासीन होते हैं। ये साथी कैसे होते हैं जी, उदासीन होते हैं, अनावेशित। ठीक है, तो आपने यहां पर ओनली दो प्रोटॉन दिखाए हैं, न्यूट्रॉन नहीं दिखाए। न्यूट्रॉन मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, तो मैंने इसको इसलिए नहीं दिखाया। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने ये कहा कि ये जो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो आपस में बंधे होते हैं। कैसे होते हैं, आपस में बंधे होते हैं। जैसे सुना कि दो दुल्हा दुल्हन का विवाह हुआ, वो बंधन से बंध गए, तो ऐसे ही इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो नाभिकीय बल की वजह से बंधे होते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा जी इस नाभिक के अंदर, ध्यान से सुनना, इस नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन बंधे होते हैं। इनके अंदर एक बहुत प्रेम होता है, ये बंधे होते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, न्यूट्रॉन नाभिकीय बल के कारण, नाभिकीय बल के कारण बंधे होते हैं, नाभिकीय बल के कारण बंधे होते हैं जी। ठीक है, नाभिकीय बल के कारण बंधे होते हैं। ठीक है जी, बंधे होते हैं। ठीक है जी,
तो आपने कहा सर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और ये नाभिकीय बल के कारण बंधे होते हैं, इतनी बात तो सही है। अच्छा जी, मैंने बोला कि इसके ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जी, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा जी, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। अब जब आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी को भैया आपस में रगड़ोगे ऐसे करके, तो क्या होगा? क्या होगा? आपस में 2 बॉडियों को रगड़ने से इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। बताओ एक बार सभी साथी कमेंट करके बताओ, मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मैंने बोला इस नाभिक के चारों ओर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब आपसे कहा जी जब 2 बॉडी को आप आपस में रगड़ते हैं तो आपस में रगड़ने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, तो आपने कहा सर जी ये बात आपकी समझ में आ गई, ठीक। आपने कहा सर जी ये बात आपकी समझ में आ गई। मैं इधर ले लेता हूं इसको, ठीक है जी। साथी मैंने आपसे कहा दिया जी, ये लो। ओके साथी, ठीक है। यहां तक आपको बड़े प्यार के साथ मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये लो जी, ठीक। तो अब आप बताएंगे जी, आपने ये कह दिया सर जी ये आपका परमाणु है, परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन है, और भैया इसके किसी ऑर्बिट में, देखो इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। आपने एक बॉडी से दूसरी बॉडी को जब आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा जी? एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे कह दिया सर जी बिल्कुल ठीक बात, इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ गई। यहां पर भैया मैंने एक कोई बॉडी ले ली ऐसा करके, ठीक है। एक बॉडी से भैया आपने दूसरी बॉडी को इस तरह से रगड़ दिया, तो क्या होगा यहां पर? ठीक है जी, अभी देखो ये भी क्या है बताओ? ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, या मैं यूं कहूं जी ये भी उदासीन है और ये भी उदासीन है। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा जी? सोचो 2 प्रोटॉन है इसके नाभिक में, और किसी कक्षा में, ठीक है, यहां पर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, उतने ही प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉडी कैसी मानी जाएगी भैया? ये होगा उदासीन, ठीक है। अब एक बात सोचो, मैंने बोला भाई साहब जब आपस में एक बॉडी से दूसरी बॉडी को आपस में आपने रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, और एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये बात है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब सुनना ध्यान से, मैं बस इतनी बता रहा हूं जी, इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन क्यों ट्रांसफर नहीं होता? क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के साथ बंधा होता है नाभिकीय बल की वजह से। सुनो, प्रोटॉन ही मतलब इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, इस बात को बता रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर क्यों होता है, ठीक है। हाँ जी, सही बात है। तो मैंने आपसे यह कहा कि भैया जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिनको हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं, वो नाभिकीय बल के कारण बंधे होते हैं, और ये बंधे होने की वजह से भैया अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन जब आपस में एक बॉडी से दूसरी बॉडी को आप आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलती है, और जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ही उत्पन्न होता है। या मैं यूं कहूं कि आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, बस आवेश को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है जी, स्थानांतरित करते हैं। और आवेशों का स्थानांतरण, चार्ज का ट्रांसफर किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने की वजह से, ठीक है जी। टॉपिक का नाम भाई बता रहा हूं मैं आपको, 50 बार बता चुका, बस मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो किसी भी बॉडी को आवेशित कैसे करते हैं, या मैं यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर क्यों होते हैं, बस इसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक। हर कोई टॉपिक थोड़ी नहीं, सुनना ध्यान से। अच्छा जी भाई, यहां पर ना ये आपको की पॉइंट्स में लिखने होंगे, कोई टॉपिक बाय टॉपिक 12th या 11th का होना है, ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक नॉलेज भी आपको लेनी होंगी, सही बात है जी। तो यहां पर आपको ये रीजन समझ में आ गया। अब यहां पर क्या होगा जी? यहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर धनावेश आ जाता है,
पॉजिटिव चार्ज। जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां पर हो जाता है ऋणावेश, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कल भी। और जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है तो वो अपने मास को भी तो लेकर जाता है, द्रव्यमान भी तो जाता है उसके साथ साथ। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो यहां पर साथी अब आप देखेंगे, अब यहां पर साथी आप देखेंगे जी, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया ऐसे करके, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और एक इलेक्ट्रॉन अब गायब यहां से। तो सोचो यहां पर तो भैया इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, धनावेश हो जाएगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई जी, अधिकता हो गई। यहां पर साथी इलेक्ट्रॉन की क्या हुई जी, अधिकता हो गई। यहां पर प्यारे साथी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई जी, अधिकता हो गई। ठीक है, तो इस बात को बड़े प्यार के साथ समझ लेना। ठीक साथी, तो ओके, अब आप कहोगे सर जी नाभिकीय बल क्या है, तो ध्यान रखना साथी, नाभिकीय बल, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं साथी, यहां पर नाभिकीय बल। ठीक है जी, तो आप ये कहेंगे सर जी ये जो नाभिकीय बल होता है ये प्रबल आकर्षण बल होता है। ये प्रबल, प्रबल का मतलब बहुत शक्तिशाली, प्रबल का मतलब शक्तिशाली, प्रबल आकर्षण बल होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है जी। ठीक है जी, ये प्रबल आकर्षण बल होता है। ठीक है जी, ओके साथी, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप सभी। मैंने बोला कि ये जो नाभिकीय बल होता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। ठीक है, तो जो नाभिकीय बल होता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, मतलब ये जो नाभिकीय बल होता है इनको बांध के रखता है कि मैं तुमको दूर नहीं जाने दूंगा, तुम सब क्या हो, हस्बैंड वाइफ हो, और हमने तुमको एक बंधन से बांध दिया है, तो ऐसे समझो। ठीक है जी, ओके, अब इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ समझ में होगी। अच्छा, अब याद रखना जी, ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे, ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, प्रबल। ठीक है, प्रबलतम, तो याद रखना जी ये प्रकृति में पाए जाने वाला, प्रकृति में पाए जाने वाला, ठीक है जी, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है जी, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है जी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ओके जी, तो माय डियर आप बहुत बहुत प्यार के साथ यहाँ पर जरा एक बार चर्चा करो, तो मैं बोलूंगा जी प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे शक्तिशाली बल है, सबसे शक्तिशाली बल। सोचो इस बात के बारे में। आपने कहा सर जी एक बात तो यहाँ पर हमको बहुत प्यार के साथ अब समझ में आ गई, अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है साथी, तो यहाँ पर बच्चा आपने, ये मेरे प्यारे साथी, आपने टॉपिक समझ लिया है गजब तरीके से। ठीक है, ओके, ठीक है माय डियर, तो अब देखो अब आगे आ जाते हैं, अब साथी हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, आवेश के मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। भाई अगर आपको आवेश का मात्रक नहीं पता और 4 ऑप्शन उसने दे दिए, जब आप न्यूमेरिकल्स को करोगे तो आपको आवेश की यूनिट के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार देखो कूलाम में दे दे ठीक है, माइक्रो कूलाम में करोगे उसको कूलाम में कन्वर्ट कर दोगे। अगर कोई यूनिट ESU में दे दी जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में दे दिया जाए कोई चार्ज, ध्यान सुना, अगर चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में दे दी जाए तो क्या करोगे आप, तो वही दिमाग घूम जाएगा, सर हमें तो यही समझ में ना आ रहा कहां करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अच्छा जी, ठीक, ओके, ठीक, ओके साथी, तो अब देखो यहां पर बहुत प्यार के साथ सुनना, शानदार गजब तरीके से, आवेश का मात्रक और उसकी विमा। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि जो आवेश का मात्रक होता है, किसका, आवेश का मात्रक, आप कहेंगे सर जी जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है आपका कितना जी, कूलाम। क्या होगा, आवेश का साथी मात्रक होता है कूलाम। ओके, और ये कौन सी यूनिट के अकॉर्डिंग है जी, SI यूनिट, SI मात्रक है ये इसका, कौन सा, SI मात्रक। ठीक है जी, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट के, ठीक है जी, ध्यान सुना, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आवेश का जो मात्रक होता है
वो कूलाम होता है, या मैं यूं कहूं कि इसका SI मात्रक है। ये कौन सा मात्रक है? SI मात्रक। इस बात को एक बार ध्यान से समझ के चलना, अगर आपको नीट में एक शानदार और बेहतरीन स्कोर करना है, एक अच्छी रैंक हासिल करनी है, तो आपको फिजिक्स पर उतना ही फोकस करना होगा। और या मैं न्यू कहूँ कि जी भैया आपको ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही बात। ठीक है साथी, अब आप कहोगे सर जी आवेश का मात्रक हमें पता है, लेकिन मैं बीमा की बात करूं तो, साथी बीमा की बात करें तो क्या होगा जी? आपने पढ़ रखा वैद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटे समय। बताओ किस किस भाई ने पढ़ रखा है? एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे जी, आवेश बटे समय किस किस ने पढ़ रखा है, मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप कहोगे सर आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, हमने पढ़ रखा है, बिल्कुल सही बात है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी होगा। ओके, क्यू बराबर आई टी होगा, तो क्यू बराबर आई टी से हम करेंगे क्या? यहां से आपको डायमेंशन निकालनी है। ठीक है जी, क्या निकालनी है साथी? आपको डायमेंशन निकालनी है। आपको क्या निकालनी है जी? डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला होने के बाद भाई साहब आप क्या लिखेंगे जी? तो भैया मैं लिख देता हूँ जी, ये लो बीमिया सूत्र, या इट मीन्स बीमा। ओके, तो आप कहेंगे सर जी क्या होगा इसका? धारा का ए और टी समय का टी। ओके, ये तो आपको पता है जी, धारा और समय मूल मात्रक है। ठीक है जी, ध्यान सुना, ये जो मूल राशि है और ये उनके मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक क्या है आपको पता है? ठीक है जी, ओके, तो याद रखना जी, ये जो आई है और ये जो टी है, ये मूल राशि होती है। ठीक है जी, ओके। विवेक यादव सर मैंने नहीं पढ़ा, तो भाई अब पढ़ लो ना, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूं सीजीएस पद्धति में, रामकली, एक मिनट रुको, रामकली मैम एक बच्चे मेरे पास लाइब्रेरी में आया है। ठीक, ओके। अब देखो साथी, यहां पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है, मैं आपसे बोलने वाला हूं, ध्यान सुना। सीजीएस पद्धति में आपसे पूछूं कि आवेश का मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे सर जी स्टेट कूलाम। क्या कहेंगे सर जी आप? स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक, ओके। अब अगर साथी मैं इसी को ध्यान से सुनना बहुत प्यार के साथ, ठीक है जी, इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं, इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं, इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं, इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं जी। ओके, ठीक, तो याद रखना सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो स्टेट कूलाम होता है, इसे फ्रैंकलिन भी हम कहते हैं। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, भाई ये कोई वैल्यूज आपको हंसी मजाक में नहीं, ये आपको वास्तव में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस नजर आएगी, जब आप इनके क्वेश्चंस करोगे तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस नजर आएगी। ठीक, अच्छा, अब देखो सुनो ध्यान से, आपसे पूछा आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, मैंने बोला जी फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? फ्रैंकलिन। ठीक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? फ्रैंकलिन होता है। मैंने बोला आवेश का सबसे, ओ माय गॉड, सबसे बड़ा मात्रक, इसको मैं यहां लिख देता हूं। ओ माय गॉड, अति यहां पर ये पूछा है, एक मिनट मैं इसको रफ करके दोबारा करता हूं। ठीक, यहां बोला है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो आवेश के सबसे बड़े मात्रक को बोलते हैं फैराडे, और सबसे छोटा होता है फ्रैंकलिन। ठीक है जी, सबसे छोटा क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। ठीक, ध्यान से सुनना, बड़े मात्रक की बात करें तो बड़ा मात्रक होगा फैराडे। मैंने बोला जी आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, इतनी बात सही है। अच्छा, आप कहोगे कि एक फैराडे में, सोचो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है, तो मैंने बोला फैराडे के अंदर कितने कूलाम आवेश होंगे? कितने कूलाम आवेश है एक फैराडे के अंदर? कितने कूलाम आवेश होगा? तो आप कहेंगे सर जी एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। कितना बोलेंगे साथी? 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम आवेश होता है एक फैराडे के अंदर। अच्छी बात है जी, ये तो मैं समझ गया जी। तो अब मैंने बोला साथी यहां पर बहुत शानदार तरीके से, गजब तरीके से, ओके माय डियर, ठीक है।
तो अब अगर आपसे पूछा जाए जी एक कूलाम बराबर, एक कूलाम, देखो सोचो, अबे एक बात तो सोचो, अगर मैं कह दूं जी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है, ठीक है, मैंने बोला आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, फ्रैंकलिन, ठीक है जी, इतनी बात सही है। जब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है तो मैं यूं कहूंगा कि फैराडे के अंदर कितने कूलाम आवेश है, क्योंकि फैराडे तो बड़ा है, कूलाम छोटा है, आवेश को सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है, तो एक फैराडे के अंदर कितने कूलाम है, आपने बोला 96,500, आपने बोला सर 96,500, सही बात। मैंने बोला कि स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, 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 और इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई होगी। अच्छा, तो जब कूलाम बड़ा है, स्टेट कूलाम छोटा है, तो एक कूलाम के अंदर कितने स्टेट कूलाम होंगे, तो आपने कहा सर 3 × 10⁻9 होंगे, कितने, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम होंगे, और इनका इनका जो किलोम, इसको रफ करके दोबारा लिखूंगा, ध्यान सुनना जी, ठीक है, मैं साथी इनको रफ करके दोबारा लिखूंगा जी, कूलोम लिखा है जी, क्या लिखेंगे साथी हम यहाँ पर, कूलाम, क्या लिखेंगे जी यहाँ पर हम लिखेंगे जी कूलाम, ओके, आराम से पेशेंस के साथ भैया समझ लेना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ, ठीक है जी, देखो यहाँ पर लिखेंगे कूलाम, क्या लिखेंगे जी, कूलाम, ठीक, बताओ, ठीक है, इनका यूज जो होगा वो मैन होगा क्वेश्चंस के अंदर, कितना, क्वेश्चंस के अंदर इनका मैन यूज होता है। अच्छा, अब यहां पर सोचेंगे आवेश का संरक्षण क्या है, आवेश का संरक्षण क्या है ये बताओ मुझे एक बार। आपने कहा सर जी आवेश का संरक्षण, मतलब ये एक ऐसा नियम है, इस नियम के अनुसार ये कहना चाह रहा है कि आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित का मतलब जी सुरक्षित रहेगा, मतलब ना तो आवेश को नष्ट कराया जा रहा, नहीं आवेश को उत्पन्न किया जा सकता, बस इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है, वो भी कैसे, मैंने आपको कल ही बताया था कि चार्ज इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आवेशों का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से होता है, बताया था आपको, बताओ मुझे अगर कोई ये कह दे जी मैंने नहीं बताया था, मैंने आपको कल बताया था कि आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से होता है, कि चार्ज इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, ओके, कैसे साथी, कैसे बताओ, कल वाला छोटा सा बात मैं आपको याद दिला देता हूँ हल्की सी, मैं आपको कल वाली छोटी सी बात याद दिला देता हूँ जी हल्की सी, ठीक है जी, ये लो, मैंने 2 बॉडी ले ली, कितनी, ये 2 बॉडी ले ली जी, मैंने क्या ले ली साथी, मैंने ये 2 बॉडी ले ली, ठीक है, मैंने बोला कि ये उदासीन है, इट मीन्स न्यूट्रल है, मैंने बोला कि ये बॉडी उदासीन है, इट मीन्स न्यूट्रल है, और उदासीन का मतलब मैंने आपको कल बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो नेट चार्ज इज इक्वल टू 0, इसका मतलब किसी बॉडी पर प्रोटॉन भी उतने ही इलेक्ट्रॉन भी उतने ही, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर हैं तो मैं ये कहूंगा कि जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज का मतलब कुल आवेश 0 होता है, इतना तो आपने बोल दिया जी, बिल्कुल सही बात है। आपने ये कहा सर इस पर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, मैंने कहा जी इस पर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो ये उदासीन है, तभी तो उदासीन है। अगर ये कोई कह दे उदासीन पर कोई आवेश नहीं होता, भैया आवेश होता है बट नेट चार्ज 0 होता है, ठीक, अगर आपसे कोई कह दे उदासीन वस्तु है इसका मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता, मैंने बोला कि भैया ये बात गलत है, ये बात सही रहेगी कि हाँ उस पर नेट चार्ज कुल आवेश 0 होता है, क्यों, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, इसका मतलब चार्ज तो है, बट जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज इसका मतलब कुल आवेश 0 होगा, इतनी बात तो सही है, इतनी बात ठीक है, इसका मतलब यह कहना तो गलत हो सकता है कि उदासीन वस्तु पर आवेश नहीं होता, आवेश तो होता है,
बट मैं ये कहूंगा कि टोटल चार्ज, नेट चार्ज, कुल आवेश 0 होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर हमने इस वस्तु को एक बॉडी से दूसरी बॉडी को भैया आपस में रगड़ दिया तो भैया यहां से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने जी? 4 इलेक्ट्रॉन। सोचो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहां 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और यहां 4 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकले, ये दानी है। सुनो, सोचो, ये दानी है, इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन इसको दान कर दिए, ये मालदार हो गया दान करने के बाद भी, ये मालदार हो गया दान करने के बाद भी। और इस पर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस पर 4 इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन आने के बाद भी बेचारा कर्ज में हो गया। ओके, तो मैंने बोला जी यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई? कमी। तो ये हो गई बॉडी। अब ध्यान सुनना जी, जब 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है जी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जैसे ही साथ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो बॉडी क्या हो जाएगी? धनावेशित। और जब इस पर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी जी? 4 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी जी। सोचो, अधिकता, फिर 4 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अच्छा जी, ये उदासीन, ये भी उदासीन, 4 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन कमी हुई यहां पर, 4 इलेक्ट्रॉन अधिकता हुई यहां पर। ओके, तो अब सोचो ये जो ए बॉडी है, ये जो ए बॉडी है, ये ए बॉडी हुई और ये बी बॉडी हुई, तो चार्ज क्या होगा? आपने कहा सर जी, आपने कहा सर जी यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। आपने कहा सर जी यहां से 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर आए हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। सही बात है, इतनी बात तो आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। इसका मतलब यहां पर एक लॉजिक ये निकल कर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है, और इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज, इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब मैं ये तो कह सकता हूं कि हाँ जी, आवेशों का स्थानांतरण हो रहा, आवेशों का स्थानांतरण होता है किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से। सही बात है, तो मैं इसको हटा करके आपको बड़ी प्यारी सी छोटी सी बात लिखवा देता हूं। ठीक है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है। तो ध्यान रखना जी, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता, आवेश को क्या लिखेंगे जी? आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता, ठीक, ना तो नष्ट किया जा सकता, ना तो आपने आवेश को खत्म किया, ना ही आपने आवेश को उत्पन्न किया, बस आपने आवेश को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से। तो आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही, और ना ही, और ना ही, ठीक है, ना ही लिख दो, नहीं ही लिख दो, एक ही बात होगी जी। ना ही उत्पन्न किया जा सकता, उत्पन्न किया जा सकता, एक साथ ही उत्पन्न किया जा सकता। ठीक है जी, उत्पन्न किया जा सकता। ओके जी, ठीक है साथी, ओके जी। ठीक है, तो याद रखना जी, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं पूरे यूनिवर्स का चार्ज, पूरे यूनिवर्स का चार्ज कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब सब कुछ करो, मैं बोल देता हूँ जी बिलगित निकाय, चलो मैं बिलगित निकाय की बात करता हूँ। बिलगित निकाय, बिलगित निकाय का आवेश, किसका? बिलगित निकाय का आवेश सदैव नियत होता है, सदैव नियत होता है। ठीक है जी, नियत होता है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है जी? बिलगित निकाय, बिलगित सिस्टम, आपने दो बॉडी ली थी, ठीक है जी, दो बॉडी को आपस में रब किया, एक से इलेक्ट्रॉन चले गए दूसरी बॉडी पर, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अगर मैं दोनों चार्ज का, दोनों चार्ज पार्टिकल का नेट चार्ज देखूं तो वही होगा जो पहले था। ठीक है, वही होगा जो पहले था। तो बिलगित निकाय का जो आवेश है वो भी नियत होता है। यहां पर ये बात बोलिए, बिलगित निकाय का मतलब समझो जैसे कि दो चार्ज बॉडी है, ठीक है, दो चार्ज बॉडी को एक संदूक के अंदर बंद कर दे, ना तो उसको आप आवेश दे सकते ना ही उससे आवेश ले सकते। ठीक है,
मतलब एक ऐसा सिस्टम, ना तो आप उसको आवेश दे सकते, ना ही आप उससे आवेश ले सकते। और सिस्टम का मतलब तो दो चार्ज बॉडी, दो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनना है, दो या दो से ज्यादा। अच्छा जी, अभी मैंने बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी देर पहले समझाया था, चार्ज इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से पहले और इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के बाद जो नेट चार्ज है वो कांस्टेंट है, जो पहले था वही बाद में है। तो आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। ऐसे मैं बोल सकता हूं कि विलगित निकाय का जो आवेश है वो नियत होता है। ठीक है जी, तो ये आवेश का संरक्षण नियम। बताओ सभी को अभी तक की बात समझ में आ गई? एक बार कमेंट करके बताओ, एक बार सभी मेरे प्यारे साथी कमेंट करके बता दो मुझे, यहां तक की बात आप सभी के समझ में आई है या नहीं। बताओ एक बार सभी साथी कमेंट करके मुझे बता देंगे जी, किस किस को मेरी यहां तक की बात समझ में आई है। आवेशों का क्वांटीकरण, क्या बोलेंगे साथी? आवेशों का क्वांटीकरण। आवेश को क्वांटीकरण के शब्दों में समझेंगे। अगर मैं दो बॉडी को आपस में रब करता हूं, रगड़ता हूं, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सही बात है। ये अब तो मैंने बता रखा है, लिख के समझाऊं? मैंने बोला कि जब आपस में दो बॉडी को आपस में रब कर रहे हो, रगड़ रहे हो, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं, सही बात है। या तो एक इलेक्ट्रॉन गया, या दो इलेक्ट्रॉन गए, या तीन इलेक्ट्रॉन गए, या चार इलेक्ट्रॉन गए, या पांच इलेक्ट्रॉन गए, या छह इलेक्ट्रॉन गए, या सात इलेक्ट्रॉन गए। क्या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं? 2.5, पौने 3, पौने 4, पौने 6, 1.5, 2.25, पौने 5, ऐसे तो ना जाते इलेक्ट्रॉन ना। तुम क्या होगे सर जी, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जा रहे? अच्छी बात है। चलो सोचो, आप मार्केट में केले लेने चले जाओ, आप मार्केट में केले लेने चले जाओ, मैं कह रहा हूं जी आप मार्केट में सेब लेने चले जाओ। ठीक है, आपने भैया पूछा जी 1 दर्जन कितने के, उसने बता दिया। आप या तो 1 केला लोगे, 2 केले लोगे, 5 केले लोगे, 6 केले लोगे, 7 केले लोगे। ठीक है, उससे एक बार जाके ये कहना कि भैया मुझे 6.5 केले देते हैं, उससे एक बार जाके कहना 6.5 केले दे दे मुझे। तो या सेब वाले से जाके कह देना भाई साहब मुझे पौने 5 सेब दे दो, मुझे पौने 5 सेब दे दो। देने का ना है, दे दे तो अच्छी बात है, अगर दे दे तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही अगर मैं कहूं कि भैया आवेश का क्वांटीकरण, जब आपस में दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो जो आवेश का स्थानांतरण होता है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। या मैं ये कहूं कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ऐसे। तो इसके साथ ही इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है प्यारे साथी, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे जी डिटेल में। ठीक है, ओके। तो इतनी बात बहुत बहुत शानदार तरीके से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है जी, बहुत शानदार तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम्पल्स को यूज में ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो कल मिलते हैं साथी, और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, और किस किस ने बैच ले लिया है ये भी कमेंट कर देना, और #RWA जरूर लगा देना, #RWA। ठीक, तो उम्मीद करेंगे साथी आपको मेरी बात समझ में आई है। मिलते हैं कल एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।